हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का। लिविंग वर्ल्ड के बारे में है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज आप निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा पॉइंट। कहता है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, है ना। कहता है ये जो लिविंग वर्ल्ड है इतना वंडरफुल कैसे है, हाउ वंडरफुल, कितना वंडरफुल है ये लिविंग वर्ल्ड। हाउ कैन यू सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड का वाइड रेंज है ना। कितना प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कलर में डिफरेंस है, उसका साइज में डिफरेंस है, शेप में डिफरेंस है, डिजाइन में डिफरेंस है, उसका फूड हैबिट में डिफरेंस है, उसका हैबिटेट में डिफरेंस है। डिफरेंस ही डिफरेंस और एक है ना, बिल्कुल अमेजिंग है ये, है ना। क्लियर है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, इसका जो हैबिटेट है यानी जहाँ रहने का जगह है बड़ा ही असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोल्ड माउंटेन में पाएंगे जहाँ हमारे लिए रहना मुश्किल है, लेकिन वहां पर भी कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म आप डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेंगे यानी पतझड़ वन, जिसमें कि साल में एक बार इन पत्ता पूरा का पूरा झड़ जाता है, इसको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। आसियन में मिलेंगे, काफी आसियन का डीप में मिलेंगे। फ्रेश वाटर लेक्स होंगे वहां मिलेंगे, डेजर्ट्स में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे। यह सब जगहों पर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है ना। यह सब देख करके हम स्पीचलेस हो जाते हैं, है ना। आपको इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की हरकतें देखेंगे तो, इसकी सुंदरता देखेंगे तो बड़ा ही अचंभित हो जाएंगे। जैसे कि आप देखिए गैलोपिंग हॉर्स, यानी कि एक तरह से दौड़ता हुआ घोड़ा, कितना अच्छा लगता है ना। माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो दूसरे देशों से बर्ड्स आते हैं खास मौसम में, है ना, अपने इंडिया में भी आते हैं ना। राजस्थान के भरतपुर में साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, है ना। वैली में आप देखते होंगे फ्लावर्स खिलते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। अटैकिंग शार्क्स, आप वाटर में देखते होंगे तो शार्क अटैक कर रहा है, डॉल्फिन उछल रहा है ना। कितना मजा आता है। यह सब हमको डीप सेंस देता है वंडर का, है ना। अगर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यानी इकोलॉजी को अगर हम देखें इस सारे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जितने भी एक पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं, पॉपुलेशन मतलब होता है जब एक ही प्रकार के स्पीसीज का जब ग्रुप्स बनता है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन में जितने मेंबर्स होते हैं सबका आपस में देखिए कॉपरेशन होता है। फिर एक कम्युनिटी में जितने पॉपुलेशन आते हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जब कई ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन का कई ग्रुप आपस में कंबाइंड होता है, एक साथ रहता है, तो उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम अपने आसपास देखें तो ह्यूमन की भी कम्युनिटी है, कई एनिमल्स की भी कम्युनिटी है ना। तो लेकिन सब एक दूसरे पर डिपेंड है, हमारा भी जिंदगी उससे चलता है, उसकी जिंदगी हमसे चलती है ना। जैसे कि आपके आसपास गाय रहते हैं, भैंस है, कुत्ते हैं, ये सब भी तो हमारी कम्युनिटी का ही पार्ट है। तो सब एक दूसरे को कॉपरेट करता है। तो वही है पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, यह भी आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, है ना। यहाँ तक कि अगर एक सेल के अंदर की बात करें, एक सेल के अंदर आप देखेंगे कई प्रकार के मॉलिक्यूल है, वो भी आपस में मूव कर रहे हैं, वो भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह सब चीज जो है देखने के बाद हमें लगता है कि एक क्वेश्चन सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट इंडिविजुअल लाइफ, लाइफ वास्तव में है क्या चीज, ठीक है। इसलिए यह सब तैयार हुआ है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ, इस क्वेश्चन के दो मायने हैं, है ना। टू इम्प्लीट क्वेश्चन विद इन इट, है ना। दो तरह के इसमें क्वेश्चन निकल के आते हैं। फर्स्ट एक टेक्निकल है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। टेक्निकल यह है कि व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग जो है नॉन लिविंग से कैसे अलग है ना। क्या इसमें स्पेशल कैरेक्टर है जिसके कारण ये लिविंग है। जबकि सेकेंड क्वेश्चन जो है, जो कि फिलोसफिकल है, दार्शनिक टाइप का है, आध्यात्मिक टाइप का है। क्वेश्चन क्या है वो सेकेंड, व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का ये उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य साइंस में नहीं पढ़ा जाता है,
ये दार्शनिक बातें होती है, फिलोसफिकल बातें होती है ना। हम लोग चूंकि साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट होने के नाते हम लोग साइंटिफिक बातों को पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन यानी पर्पस ऑफ लाइफ हमको नहीं जानना है, हमको जानना है व्हाट इज लिविंग, है ना। हम लोग को यही जानना है कि लिविंग क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। यानी अभी तक में हम लोग ये समझ में आया कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैटर है उसको दो भागों में हम लोगों ने बांटा है, एक लिविंग में बांटा है और एक नॉन लिविंग में बांटा है। लिविंग में आपका बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे कि आपका प्लांट्स आ जाता है इसी में, है ना, एनिमल्स आ जाता है, जितने भी माइक्रोब्स आते हैं वो सब आते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, यह सब है। बाकी तो नॉन लिविंग है ही। तो आगे हम चलते हैं अब यह देखने के लिए कि लिविंग में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो ये भी हम एनसीईआरटी पॉइंट को ही उठाते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए जानते हैं कि लिविंग क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। व्हाट इज लिविंग, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living on। तो जब हम यह कोशिश करते हैं लिविंग को डिफाइन करने की, तो हम उसका जो है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा कैरेक्टर है जो इसे नॉन लिविंग से अलग करता है। जैसे कि हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रोथ वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, रिप्रोडक्शन है तो लिविंग में होता है ना। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंजेज होता है तो हम उसके प्रति कुछ न कुछ रेस्पॉन्स देते हैं, यानी उसके बारे में हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है, ज़्यादा हीट बढ़ गया, ज़्यादा कोल्डनेस आ गया है ना। तो जो भी चेंजेज होता है हम उसके अनुसार फिर काम करते हैं, है ना। हम एक सुटेबल रेस्पॉन्स देते हैं उसके अगेंस्ट, क्लियर है, ताकि हम अपने आप को सरवाइव करा सकें, क्लियर है। यही तो यूनिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह सब होता ही होता है ना। क्या क्या मेन कैरेक्टर हो गया, ग्रोथ है, ठीक है, एक हो गया आपका ये ग्रोथ, है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, इट मीन्स इंक्रीज इन मास और वेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओके। यानी कि जब किसी के बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है, उसमें सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, उसका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसमें ग्रोथ हुआ है। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाना, है ना। तो ये भी लिविंग का ही कैरेक्टर है ना। फिर है एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट के में जो चेंजेज होता है उसको हम लोग सेंस ऑर्गन द्वारा रिसीव करते हैं और फिर हम उचित उसका रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। यानी कि हम कॉन्शसनेस रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शस रहता है इस एनवायरमेंट के प्रति। इसी तरह से और भी कैरेक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेटाबॉलिज्म है ना, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, ओके। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है ना, ये भी लिविंग बॉडी का कैरेक्टर है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, क्लियर है। सेल्फ ऑर्गेनाइज है, यानी कि ये अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद बना सकता है ना। मॉलिक्यूलर लेवल पर भी, सेलुलर लेवल पर भी, टिश्यू लेवल पर भी और यहाँ तक कि इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकता है, आपस में यह इंटरएक्ट कर सकता है ना। यानी कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी इंटरेक्शन होता है ना। तो ये सब सारा क्या है, सब का सब लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है ना। तो एक एक करके हम एनसीईआरटी के अनुसार ही सारा चीज पढ़ेंगे, है ना।
तो आप एक तरह से मान लीजिए कि एनसीईआरटी ही गॉड है, इसका एक एक चीज हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेक्ट करेगा, एमरजेंस करेगा, यानी कि हम लोग उद्भव करेंगे, हम लोग का डेवलपमेंट होगा, सरवाइव करेंगे। ये सब कैरेक्टर जो होता है ना, सब कैरेक्टर किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये सब नॉन लिविंग का ये कैरेक्टर नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ हम लोग लेते हैं। चलिए अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन कैरेक्टर है वो जानते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रोथ, है ना? यू नो अबाउट ग्रोथ, है ना? क्या होता है ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब होता है, यहाँ देखिए अगर लाइनिंग पढ़ेंगे एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ऑल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब ग्रो करते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें कि ग्रोथ नहीं होता है। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मास, यानी कि मास में वृद्धि होगा, यानी कि वेट में वृद्धि हो जाएगा, है ना? एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना? और इंडिविजुअल्स के नंबर में वृद्धि होगा, है ना? यानी कि नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज कर सकता है, तो वह भी ग्रोथ हुआ। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता है तो वह भी ग्रोथ हुआ। लेकिन यहाँ पर जो इंडिविजुअल ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यह एक तरह से रिप्रोडक्शन का भी कैरेक्टर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ है, ग्रोथ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यहाँ पर ये दो कैरेक्टर को शो करता है। एक मास में इंक्रीज होगा और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे ही इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा, दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना? तो एक तरह से यह दोनों काफी एक दूसरे से जुटा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो वहां पर जो मेन कैरेक्टर हो जाता है, क्या हो जाता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि अब एक ही सेल है जैसे अमीबा है, अब इसका ग्रोथ क्या होगा? ग्रोथ का मतलब ये हो सकता है अपना साइज में ग्रो कर लिया, चलिए ये तो हो गया इंक्रीज इन मास। लेकिन इसमें जब डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन करके दो सेल बना तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे इंक्रीज हुआ, या फिर कहिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हुआ, दोनों एक ही चीज तो हुआ। यानी ये तो रिप्रोडक्शन भी कहना है, या फिर आप इसको ग्रोथ कहना है ना? तो यानी कि ये हम कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम हो जाता है। ओके, चलिए मल्टी सेलुलर के लिए पढ़ते हैं कि मल्टी सेलुलर में क्या होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हैं, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, इसमें किस प्रकार से ग्रोथ होता है? तो इसके ग्रोथ का एकमात्र कारण सेल डिवीजन है, यानी कि सेल बढ़ता है। अगर हमारे बॉडी में एक सेल, जैसे हम लोग का शुरुआत ही होता है एक जाइगोट से होता है, जाइगोट ग्रो करता है, एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो ग्रो करता है तो हमारा इंडिविजुअल बॉडी बनता है ना? तो यह सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण है। ओके, अब यहाँ देखिए प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में दोनों के ग्रोथ का डिफरेंस दिया गया है ना? कि प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में भी क्या कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स डिफरेंस है, लेकिन कॉमन यही है कि दोनों में सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रोथ होता है, याद रखना ये चीज। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वह जो होगा थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ होगा, है ना? प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, जिंदगी भर होगा, जब तक वो जिंदा है तब तक। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में कुछ खास एज तक ही होगा, उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं होता है। ये होगा कि जो ओल्ड सेल है उसके जगह पर नया सेल तैयार होगा, या फिर अगर टिश्यू में कोई सेल लॉस हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए नया सेल तैयार होगा। ये होता है एनिमल्स में। तो प्लांट और एनिमल सेल के भी डिफरेंस आ गया,
कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है ग्रोथ में, तो याद रखना है प्लांट और एनिमल दोनों का दोनों क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी यहाँ पर आपने सबके बारे में जाना, किसके किसके बारे में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जान गए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होता है। आपने प्लांट के बारे में भी जाना कि प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है। आपने एनिमल के बारे में भी जाना, तीनों का ग्रोथ यहाँ पर दिया गया है ना। क्लियर है। अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे इसमें कि भाई क्या नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, तो चलिए देखते हैं। पहले आगे इसके लाइन और क्लियर करते हैं। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर चर्चा कर दिया गया थोड़ा सा। फिर ग्रो बाय सेल डिवीजन, यहाँ पर भी क्या होता है, ये सेल डिवीजन के द्वारा ही यूनिसेल्युलर में भी ग्रोथ होता है। हम यहाँ पर इन विट्रो कल्चर में हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर काउंट करेंगे सेल को तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। अब ये इन विट्रो क्या होता है ना। कई बार ये आता है, ये कई जगह आपका मिलेगा, है ना। इन विट्रो का मतलब होता है जब हम लेबोरेटरी में, है ना, जब हम लेबोरेटरी में एक आइडियल कंडीशन पर जब हम कोई ग्रो कराते हैं, कुछ ग्रोथ कराते हैं, तो उसको इन विट्रो कल्चर कहलाता है ना। लेबोरेटरी में जब हम एक आइडियल कंडीशन, जो कंडीशन चाहिए ग्रोथ के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है, अगर वहां पर हम मान लेते ये टेस्ट ट्यूब मैंने लिया, मैंने यहाँ एक सेल लिया, ठीक है, मान लेते हैं अमीबा का ही लिया, इसमें मैंने कुछ न्यूट्रिएंट्स को डाला, तो इसमें क्या हो, कुछ देर के बाद इसमें सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ये आसानी से इसमें दिखेगा कि किस प्रकार से यह सेल डिवीजन कर रहा है ना। ये फिर ग्रोथ करेगा, ये माइक्रोस्कोप पर आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि आप यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेल्स की संख्या बढ़ रही है ना। आप आराम से काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लियर है, सबके बारे में हो गया। अगर हाइयर एनिमल की बात करें और प्लांट्स की, जो कि हम ऊपर में बात की है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये हाइयर ग्रुप के लिए ही है। हाइयर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड इज ग्रोथ। यानी कि अगर हम यह मान के चले कि बॉडी मास का में इंक्रीज करना ही ग्रोथ है ना, जैसे होता ही है इंक्रीज इन बॉडी मास, ठीक है, ये क्या है, अगर बॉडी मास में इंक्रीज होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। इंक्रीज इन बॉडी मास क्या कहलाएगा, ये ग्रोथ कहलाएगा। तो इस प्रकार का ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी मिलता है ना। तो अगर हम बॉडी मास के ग्रो करने की बात करें, उसका वेट बढ़ने की बात करें, तो ऐसा तो नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि माउंटेन्स है ना, पहाड़ जो बनता है उस पर भी तो बहुत सारा मटेरियल जमा होते जाता है, ऊंचा पहाड़ बनते जाता है। बॉल्डर्स है, सैंड माउंट्स है ना, तो ये सब रेगिस्तान में आप देख सकते हैं सैंड माउंट्स को, ठीक है। ये सब क्या होता है, एक्सटर्नली डिपोजिट होने से यह सब बनता है। यानी कि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है, ठीक है, ये होता है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। यानी सरफेस पर अगर कोई मटेरियल जमा होते जाता है तो निश्चित रूप से उसका मास इंक्रीज करेगा, उसका वेट इंक्रीज करेगा, चाहे वो माउंटेन्स हो, बॉल्डर्स हो, या सैंड माउंट्स हो, सैंड ड्यून्स हो, जो भी हो। इस तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो ग्रोथ हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। क्लियर है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर से ग्रोथ होता है। क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अंदर से ग्रोथ होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। अंदर से ग्रोथ किसको कहेंगे,
क्लियर है। तो इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है कि जब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, जब उसका कंटेंट्स बढ़ जाता है ना, तो वह सेल क्या होता है, डिवीजन करता है। क्या करेगा जब इंटरनल ग्रोथ, यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल ग्रोथ, है ना, दोनों सेम है। इंटरनल ग्रोथ, है ना, ये किसमें होता है, यह लिविंग में होता है ना। कैसे होता है, तो बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि सेल के अंदर लगातार प्रोटोप्लाज्म बनता रहता है, उसमें मिनरल्स आते रहता है, कंपाउंड्स आते रहता है, ठीक है। तो इसके कारण प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके बाद सेल डिवाइड करके टू बनाता है, फिर वो ग्रो करता है ना। तो लगातार मास तो बढ़ रहा है, तो इंटरनली बढ़ रहा है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि लिविंग में होता है। लेकिन नॉन लिविंग जो होगा, जैसे कि माउंटेन के बारे में हम लोगों ने देखा है ना, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नली उसके सरफेस पर कोई मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तब जाकर के यह ग्रोथ होता है ना। ये नॉन लिविंग में ऐसा होता है ना। इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ, है ना। क्लियर है। तो नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, और लिविंग में क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। क्लियर है। इसका मतलब ग्रोथ तो दोनों में हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रोथ, therefore cannot be taken as a defining property of living। इसका मतलब जब ग्रोथ दोनों में हो रहा है, लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये ग्रोथ के द्वारा हम लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से यह तब डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, है ना। अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे, तब यह क्या होगा, तब यह डिफाइनिंग ग्रोथ, तब यह डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के कारण यह जो होता है, यह डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्लियर है यहाँ तक। The conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism can't grow. Dead organism में कभी भी ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यह जो होता है लिविंग सिस्टम का ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लियर है। चलिए, तो ग्रोथ वाला कैरेक्टर हो गया। क्लियर है। अब आगे का कैरेक्टर हम लोग लेते हैं, दूसरा कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है रिप्रोडक्शन, है ना। कौन सा कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन। ओके, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना। इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ओके, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, है ना, जैसे कि हम लोग हैं, है ना, यहाँ पर सबके बारे में होगा, सबका डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। It refers to the production of progeny possessing features more or less number to those of parents, है ना। यानी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का, है ना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, या फिर ऑफस्प्रिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, विच आर more or less similar to their parent, है ना। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा उसके प्रोजेनी का, यानी उसके ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, और वह प्रोजेनी जो होता है, वो ऑफस्प्रिंग जो होता है, अपने पेरेंट से समान होता है, या तो अपने पेरेंट से ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा, है ना। क्लियर है। तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है।
हाँ, ये है कि अगर थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर असेक्सुअल होता है तब फिर इसमें कम वेरिएशन होता है। तो यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के हो गए, है ना। सेक्सुअल में क्या होता है कि दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। कितने पेरेंट्स की आवश्यकता होती है? दो। एक होता है इसमें मेल होता है यानी कि फादर, और एक फीमेल होता है यानी कि मदर। दोनों का अपना अपना गैमिट बनाता है। ये मानते मेल गैमिट बना स्पर्म, इसका बना ओवा। फिर यह दोनों मिलकर के जाइगोट बनाता है ना। ये जाइगोट ग्रो करेगा तो एम्ब्रायो बनाएगा, और एम्ब्रायो ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा? एक संपूर्ण ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, यानी कि इंडिविजुअल तैयार हो गया। यानी कि यहाँ पर अब हमारा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। ये जो इंडिविजुअल बनता है ना, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा वैरी करता है, क्योंकि इसमें दो का कंटेंट आया हुआ, मेल और फीमेल दोनों का अपना अपना गैमिट है। इसमें मेल का अपना डीएनए मौजूद है, इसमें फीमेल का अपना डीएनए मौजूद है, लेकिन जाइगोट में तो दोनों का डीएनए है ना, जिसके कारण दोनों का कैरेक्टर इस इंडिविजुअल में आएगा। इसलिए इसमें क्या होगा? मोर वेरिएशन होगा, है ना, अपने पेरेंट्स की तुलना में। क्लियर है? लेकिन अगर हम वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह का वेरिएशन नहीं मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उसमें दो पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से काम चल जाता है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें ओनली वन पेरेंट चाहिए, है ना, एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, और यही ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड के द्वारा, जैसे कि फ्यूजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है, स्पोर्स के द्वारा, है ना, बडिंग के द्वारा, है ना, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, कई मेथड है जो कि अभी हम लोग देखेंगे भी एनसीईआरटी के एग्जाम पर। इसके द्वारा वह बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस ऑफस्प्रिंग में कोई वेरिएशन नहीं होता, नो वेरिएशन, क्योंकि एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो जो इसके पास डीएनए था वो डीएनए अगले ऑफस्प्रिंग में मिल जाता है ना, जिसके कारण इसमें कोई किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा, लगभग 100% अपने पेरेंट से मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब आगे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखें एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल को, तो आपको समझ में आ जाएगा सेक्सुअल एसेक्सुअल का। ये तो हो गया क्लियर, हम इसको पढ़ के बताते हैं आपको, और इस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। एनसीईआरटी अगर हर एक पॉइंट आप एक्सप्लेन कर लिए तो आप काफ़ी अच्छे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ। देखिए आप फंजाई के बारे में पहले दिया गया है। फंजाई multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce। यानी फंजाई में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? ये होता है असेक्सुअल स्पोर के द्वारा, यानी असेक्सुअल मेथड हो गया ये, है ना। ये किसका हो गया? असेक्सुअल स्पोर्स हो गया फंजाई के द्वारा। क्लियर है? अगर लोअर ऑर्गेनिक और चले हम, जैसे कि ईस्ट एंड हाइड्रा, है ना, ये ईस्ट है एंड हाइड्रा है ना। इसमें किसके द्वारा होता है? इसमें बडिंग के द्वारा होता है। यहाँ देखिए आराम से लिखा हुआ है ना, वी ऑब्जर्व बडिंग, तो याद रखना है। प्लेनेरिया की बात करें, ठीक है, प्लानेरिया जो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है, या इसी का दूसरा नाम फ्लैट वर्म्स है ना। इसमें किसके द्वारा होता है? तो इसमें रीजेनरेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रीजेनरेशन के द्वारा होता है। ओके यहाँ तक? तो ये हुआ प्लानेरिया का। जो जो एग्जाम्पल सब याद रख लेना है, एग्जाम के बीच में सारा इंपॉर्टेंट है। फंजाई का हुआ आपके पास, है ना, इसके बाद
ईस्टर्न हाइड्रा का भी हुआ किसके द्वारा होता है, फिर प्लानेरिया का हुआ है ना। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये प्लानेरिया है, तो इसमें अगर किसी कारण से इसका बॉडी फ्रेगमेंटेड हो जाए, मान लेते ये है बॉडी का, ये फ्रेगमेंटेड हो गया है ना, ये एक टुकड़ा बन गया, ये दूसरा टुकड़ा बन गया और ये तीसरा टुकड़ा बन गया है ना, तो इसमें क्या होगा कि इसमें नया फ्रेगमेंट आगे जुट जाएगा, ये इसमें आकर के जितना कमी है ना इसका जो लॉस्ट हो गया पार्ट वो आगे इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप देखिए इसकी संख्या बढ़ गई, तो ये कहलाता है रीजेनरेशन, है ना। पहले एक था, 3 टुकड़ा हुआ था, तीनों 3 भाग में बन गया। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि प्लेनेरिया में जो होता है ना, तो वो क्या होता है, इसका फ्रेगमेंटेड पार्ट जो था वो रीजनरेट करता है द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेन। आप देख सकते हैं इसका जो पार्ट्स लॉस्ट किया था वह पार्ट्स फिर से आ गया इसमें, है ना। इसमें यह पार्ट्स लॉस्ट किया था तो ये आ गया, इसमें यह पार्ट लॉस्ट किया था तो ये आ गया इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन करते हैं। फिर फंजाई की बात हुई है, फिलामेंटस एल्गी की बात हुई है, ठीक है, और प्रोटोनिमा की बात हुई है, मोसेस। ठीक है, यानी कि ये जो फ्रेगमेंटेशन का तरीका है, अगर फंजाई का, ठीक है, और फिलामेंटस एल्गी जैसे कि स्पायरोगैरा है ना, यूलोथ्रिक्स है, और कुछ मॉस के बारे में, कौन सा मॉस, प्रोटोनिमा, यानी जिसका थैलस होता है, प्रोटोनिमा थैलस, है ना, या मॉस लिख देते हैं, जिसको ब्रायोफाइटा मेंबर है। यानी कि फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनिमा और मॉस वाले एल्गी में, यह सब में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रीजनरेशन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये फिलामेंटस एल्गी है तो ये क्या होता है, वाटर करेंट के कारण या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अटैक के कारण ये कई टुकड़ों में बदल जाता है और फिर हर एक टुकड़ा पूरा का पूरा ग्रो कर जाएगा, है ना, ये ग्रो कर पूरा का पूरा बना देगा, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, जितने टुकड़े बने थे सब का सब आसानी से मल्टीप्लाई कर गया, है ना। ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हुआ ये चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा तरीका याद रखना है, क्या क्या हमने बताया। देखिए यहाँ कलेक्शन है, फंजाई में किसके द्वारा हो रहा है, असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा हो रहा है। ईस्ट और हाइड्रा में किसके द्वारा हो रहा है, बडिंग के द्वारा हो रहा है ना। प्लेनेरिया में किसके द्वारा हो रहा है, रीजनरेशन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में किसके द्वारा हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है ना। अब ये आप शायद ईस्ट और हाइड्रा के बारे में पूछ रहे होंगे, ये तो सर बताए ही नहीं, ठीक है। तो ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से रहता है, इसकी बॉडी में क्या होता है, इसके बाल पर एक आउटग्रोथ निकलता है जो बड बनता है, यह बड अपने पेरेंट्स से अलग होकर के नया तैयार हो गया। और हाइड्रा में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि टेंटिकल्स होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक बड निकलता है ना, जो धीरे धीरे इसमें भी टेंटिकल्स निकलेगा, ठीक है। और ये जो था पढ़ा हुआ था ना ये बड, ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा, यानी कि एक नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। ये आपका क्लास 12 में इसका डिटेल्स है, स्पेशल रिप्रोडक्शन का चैप्टर भी है ना। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक में। यहाँ तक में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था तरीका कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सारा तरीका हम लोग जान गए। कुछ और ऑर्गेनिज्म का इस एनसीईआरटी पैराग्राफ में दिया गया है, हम लोग वह भी जानते हैं कि वह कैसे होता है। ओके, ये आपका बिल्कुल लाइव क्लासेस है, नो एडिटिंग, कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा क्लास चल रहा है, आप इसका मजा ले रहे हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे, आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ इसमें व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब चर्चा हुआ है हमारे पास यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऊपर शुरुआत किया गया था मल्टी सेलुलर का, तो सारा का सारा लगभग
मल्टी सेलुलर की ही बात हुई थी कि मल्टी सेलुलर में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ तक में देखा है ना। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, यूनिसेलुलर एल्गी है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो यह सब में कहता है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर आप रिप्रोडक्शन कहिए कि ग्रोथ कहिए, बात बराबर है। अभी पिछले ग्रोथ वाला में हमने बताया इसको, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा, अमीबा में हो या फिर एल्गी में हो, तो हमने बताया यहाँ पर जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो एक तरह से क्या हो रहा है, इसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब तो यहाँ पे यही हो रहा है, अगर इसमें रिप्रोडक्शन हुआ अमीबा में तो क्या हो रहा है, इसका ऑफस्प्रिंग बढ़ा, कैसे बढ़ा, सेल डिवीजन से, यानी कि नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज किया। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीबा में या पैरामीशियम में या फिर बैक्टीरिया में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है ये, ठीक है। क्लियर है, किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, लाइक बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है, उसके लिए ये। क्लियर है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ, ग्रोथ के हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, है ना, जिसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। Hence we notice that in a single cell organism we are not very clear about the usage of two terms, कि growth and reproduction। यहाँ पर हम लोग जो है क्या है, we are not very clear, है ना, हम लोग कंप्लीट क्लियर नहीं कि हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन अपनी दोनों चीज यहाँ पर हो रहा है, ग्रोथ हो रिप्रोडक्शन हो, दोनों सेम वर्ड यहाँ पर के लिए हो गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए, ये हुआ यूनिसेलुलर के लिए। अब एक पैराग्राफ और यहाँ पर है, अब इसको देखिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कई ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन ही नहीं करता है। अब ये देखिए क्या नया बकरा खड़ा हुआ है ना, कहता है कई ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, यानी वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है, वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन ही नहीं करता है, जैसे कि म्यूल्स है ना, आपने देखा होगा म्यूल्स को, ठीक है। हनी बी का वर्कर हनी बीज है ना, ये है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है ना, यह सब क्या है, यह सब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, ठीक है। तो म्यूल्स अगर आप देखेंगे तो म्यूल्स का जो पेरेंट्स होते हैं वो बनता है दो अलग अलग स्पीसीज, है ना, यानी कि इसके पेरेंट्स जो होते हैं हॉर्स एंड एस होते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज है। जब दो अलग अलग स्पीसीज क्रॉस करता है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ना, वो स्टेराइल होता है। क्या होता है, वो स्टेराइल होता है, यानी कि म्यूल्स के पेरेंट्स तो है लेकिन म्यूल्स का कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होता है ना, क्योंकि यह ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता है। उसी तरह से वर्कर बी है, हनी बी में तीन प्रकार के हनी बी होते हैं, एक क्वीन होते हैं, एक ड्रोन होते हैं, एक वर्कर होते हैं। क्वीन जो है फीमेल है और ड्रोन जो है वो मेल होता है, जबकि वर्कर जो है स्टेराइल होता है, ये, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन लिविंग बींग्स तो है। उसी तरह से इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, कई ह्यूमन कपल्स भी ऐसे होते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो इस लायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती है, गैमेट्स उसमें नहीं बन पाता है, या सेक्स ऑर्गन भी गड़बड़ी हो निकल जाती है। तो यह सब कारण से भी यह ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं करता है, जबकि ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो रहा है। ये नहीं बोल सकते ये रिप्रोडक्शन नहीं करता तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, और इसका मतलब यह भी डिफाइनिंग कैरेक्टर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लिविंग में तो होता ही नहीं है सब में, है ना। क्लियर है। इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर, एकदम याद रखना है ये, है ना। यह भी रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है ना। ये क्या है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। यानी कि
यह भी सही है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी अपने से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, यह भी उतना ही सत्य है। लेकिन ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि एक्सेप्शन तो है, सो इट इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में बाकी कैरेक्टर्स को हम लोग देखेंगे।